प्राकृतिक संपदा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्राकृतिक संपदा क्या होती है। प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त, और संपदा क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के लाभदायक होती है, मनुष्य जिनका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, उन्हें हम लोग संपदा कहते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए कर सकते हैं उसे संपदा कहा जाता है, और जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती है उसे प्राकृतिक संपदा कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, जैव मंडल क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीवन। जैव अर्थात जीवन। पृथ्वी के सभी क्षेत्र जैसे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में जहां जीवन पाया जाता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। जिस भी मंडल के अंदर जहां जहां जीवन पॉसिबल है, जहां लाइफ होती है, वहां हम कहते हैं कि वहां पे क्या है, वो जैव मंडल है। और जैव मंडल जो है दो घटकों से मिलकर बना है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटकों के अंदर जिनके अंदर जीवन होता है वो है पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक घटक के अंदर आते हैं। और अजैविक घटकों के अंदर आते हैं हवा, पानी, तापमान, मिट्टी, ये सभी जो है प्रकृति के अजैविक घटक है। अगला हमारा है जीवन की श्वास वायु। जो हम सांस लेते हैं वायु, वो श्वास लेने वाली वायु क्या होती है? तो हम जो वायु लेते हैं उस वायु जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। हमारी जो वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, जलवाष्प, इन सभी का मिश्रण होता है। और हमारा जो वायुमंडल है इसके अंदर टोटल नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी थोड़ी थोड़ी गैसें होती है, जैसे ऑर्गन पाई जाती है 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। बाकी वाली गैसें जो है बहुत कम होती है। दो प्रमुख गैसें कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है? वे गैसें जो कभी भी किसी भी धातु या अधातु से क्रिया नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें। ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की जो सरफेस है इसके ऊपर की साइड, वह क्षेत्र जहां वायु पाई जाती है वायुमंडल कहलाता है। और ये कई परतों में मौजूद है। हमारा वायुमंडल जो है कई परतों में, जैसे लिखा हुआ है कि सबसे नीचे की परत होती है उसको बोलते हैं शोभ मंडल, उसके ऊपर का जो परत होती है उसको बोलते हैं समताप मंडल। फिर हमारा मध्य मंडल आता है, फिर अयन मंडल आता है, अयन मंडल को ताप मंडल कहते हैं। और उसके बाद जो आता है सबसे बाहरी बाह्य मंडल, और उसके बाद हमारी पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है। तो वायुमंडल की कई परतें हैं और कई परतों के अलग अलग उपयोग है जिनको आप लोग आगे की क्लासों में पढ़ोगे। वायु ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि ऊष्मा का जो है संवहन नहीं करती। ऊष्मा यानी कि गर्मी, गर्मी को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाती। उदाहरण, जो ऊष्मा की सुचालक होती है वो कैसे? जैसे आपने देखा होगा कोई लोहे की रोड है, लोहे की रोड को जब आप यहां से गर्म करोगे तो आपको यहां पर भी गर्मी महसूस होगी धीरे धीरे, क्योंकि ऊष्मा जो है यहां से धीरे धीरे ट्रांसफर होती हुई यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन वायुमंडल में क्या होता है? अगर यहाँ ज्यादा गर्मी है तो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि वायुमंडल जो है, वायुमंडल के अंदर जो वायु है वो ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि ऊष्मा का संवहन नहीं करती। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है, यानी कि उस पृथ्वी के तापमान को, औसत तापमान बनाए रखने का काम कौन करता है? हमारा वायुमंडल। एक उदाहरण आपको बताता हूं दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि चंद्रमा पर जो दिन का समय होता है उस समय दिन के समय में लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी सामान्य तापमान जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन जब चंद्रमा पर रात होती है तो -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। हमारी पृथ्वी पर सामान्य दिन होता है, सामान्य रात होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, और कोई वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण वहां पे ज्यादा ठंड होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। वायुमंडल और क्या करता है? ये दिन के तापमान में अचानक आई वृद्धि को रोकता है, अचानक से वृद्धि को नहीं होने देता। और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में नहीं जाने देता, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत ठंडा होता है, तो बाहरी अंतरिक्ष में जाने नहीं देता, जिससे रात्रि अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती और हमारा दिन जो है अत्यधिक गर्म नहीं हो पाता। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी पवनें, विंड्स। विंड्स क्या होती है? पवन क्या होती है? जब वायु गति करती है, जब कोई भी वायु गतिशील हो जाती है तो गतिशील वायु को ही हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर हवा की गति को पवन निर्माण करती है, यानी कि उसको पवन कहते हैं। और हवा किस प्रकार गति करेगी उसको पढ़े आप लोग, यानी कि जब तापमान बढ़ेगा
पृथ्वी के ऊपर हो भले समुद्र के ऊपर, जब तापमान में वृद्धि होगी तो हवा भी क्या हो जाएगी, हवा भी गर्म हो जाएगी। और हम हवा गर्म होकर हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ की हवा अगर गर्म होकर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे जो है वो एक लो प्रेशर का जगह बन जाएगी, यानी कि दाब जो है वो दाब बहुत कम हो जाएगा हवा का। और हवा का ये रूल होता है कि कहीं पर भी दाब कम होगा तो हमने पढ़ा था पहले भी क्लासों के अंदर, एक विसरण विधि होती है। विसरण विधि में क्या होता है कि हवा जो भी होती है, वायु हवा उच्च सांद्रता से या फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो यहाँ उच्च दाब, अगर मान लो समुद्रों के ऊपर उच्च दाब है तो समुद्रों से स्थल की तरफ गति करेगी पवनें। तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की तरफ होती है, क्योंकि जो जल का भाग होता है समुद्रों के ऊपर जो होता है वहां पर भी तो गर्मी बढ़ती है, वहां पर भी तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता होगा। लेकिन समुद्र जो है पानी का बनता होता है, और पानी के अंदर आपको पता है ठोस द्रव जब गैस पड़ते हैं तो द्रवों के जो आपस में कण हैं उससे दूर 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 होते हैं, यानी कि कण गतिशील होते हैं। और गतिशील कण होने के कारण ये गर्म कम होते हैं, स्थल की अपेक्षा समुद्र कम गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र स्थल पर बनता है। और निम्न दाब का क्षेत्र जहां बनेगा हवाएं उसी तरफ चलेगी, यानी कि दिन के समय हवा समुद्र से स्थल की तरफ होती है, क्योंकि स्थल के ऊपर हवा जल्दी गर्म होती है। और रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की तरफ होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ही ठंडे होने लगते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? यानी कि किसी प्रकार का हवा के अंदर विकार उत्पन्न हो जाना, उसको हम लोग प्रदूषण कहेंगे। वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, शीशे, धूल के कण, ये सब अगर वायु के अंदर मिक्स हो जाते हैं और इनकी मात्रा वायु के अंदर बढ़ जाती है, तो जब हम कहते हैं कि वायु क्या है, प्रदूषित हो गई है, वायु का प्रदूषण हो रहा है। और वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पर? तो मनुष्य में श्वसन और गुर्दे की बीमारी जैसी होती है। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। आंखों में जलन होती है, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, पौधों में वृद्धि नहीं होती, क्लोरोफिल में गिरावट हो जाती है। क्लोरोफिल जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, पत्तियों पर कई रंगों के धब्बे बन जाते हैं। ये सभी वायु प्रदूषण के कारण होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है मनुष्य जीवन को, और पादपों के जीवन को भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है वायु प्रदूषण। अब वर्षा क्या होती है? दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होकर वाष्पित होता रहता है, वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है और जहां ये फैलती और ठंडी होती है। दिन के समय जब गर्मी बढ़ेगी तो समुद्रों के सतह के ऊपर जब गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ का समुद्र का जो पानी है वो वाष्प हो जाएगा। वाष्प यानी कि भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो एक आपको रूल पता होगा फिजिक्स का कि ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। जैसा आपने देखा है कि आप पर्वतों के ऊपर चढ़ते हो तो पर्वतों के नीचे तो हवा जो है दाब या फिर तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पर्वतों के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर तक जाते हैं तो वहां पर हमें ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर तापमान बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान भी कम होता है। जब ये वाष्प बन के ऊपर उड़ती है तो इनका तापमान कम होता है, तो ये वाष्प क्या होता है, वाष्प का वापस संघनन हो जाता है, यानी कि भाप का वापस पानी बन जाता है, और ठंडी होकर जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। संघनन किसको कहते हैं? संघनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी भाप यानी कि गैस वो द्रव में बदल जाती है, उसको संघनन कहते हैं। और जब बूंदें आकार में बढ़ जाती है तो ये गिरने लगती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अगला है एसिड रेन क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है? ऐसी वर्षा जिसके अंदर एसिड हो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। लेकिन एसिड कैसे बनेगा? जब फैक्ट्रियों के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जीवाश्म ईंधनों का यूज किया जाता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम हो गए, इन ईंधन, ये जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें बनाते हैं, और वर्षा के समय ये गैसें वर्षा के पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड बनाती है। आप इसे इमेज से देखें दोस्तों, जब ये जीवाश्म ईंधन यहाँ से कोयला वगैरह का यूज किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें, जब ये ऊपर जाके वर्षा पानी मिलती है तो पानी में मिलती है तो ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। और जब ये बारिश के साथ जमीन पर गिरती है तो ऐसी बारिश को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा या फिर एसिड रेन कहते हैं, जिससे पानी अम्लीय हो जाता है
और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब हमने वायु के बारे में, वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग अगला अजैविक घटक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जल। जल हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए, पौधों के लिए, सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। पृथ्वी के पूरी सतह के लगभग 75% भाग पर जो है पानी अवेलेबल है। लेकिन आपको पता है कि पीने की पानी की समस्या लगभग विश्व के सभी देशों में है, क्योंकि पीने के पानी जो है, जो पानी ज्यादातर पानी है वो तो समुद्रों में है, और जो पीने लायक पानी है, जो मीठा पानी है, उसमें भी जो अधिकतर है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के पहाड़ों के रूप में मौजूद है। यानी कि पीने लायक पानी की मात्रा है वो बहुत कम है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल के स्रोत जैसे समुद्र, नदियां, झरने ये भी हैं। यानी कि पानी, जो पीने वाला पानी है वो जमीन के अंदर भी पाया जाता है और समुद्र, नदियों में भी पाया जाता है। जल क्यों आवश्यक है? जल की कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है? तो जल एक तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। आपको मैंने बताया था जब मैंने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ देता है। एनिमल किंगडम, एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीत रुधिर वाले होते हैं, एक गर्म रुधिर वाले होते हैं। शीत रुधिर वाले वो होते हैं जिनका खून ठंडा होता है, यानी कि जैसा तापमान होगा वैसे ही उनका शरीर का तापमान भी बदलता रहेगा। और हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य कैसे हैं? गर्म खून वाले हैं, यानी कि भले सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो हमारे शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है ब्लड। जल मानव की शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्यों का महत्वपूर्ण संघटक है। तो पानी जो है हमारे जो शरीर की कोशिका है, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य में, वो जीव द्रव्य किसका बना होता है? वो द्रव है। द्रव यानी किसका बना है? पानी का ही संघटक है। यह जंतु और पौधे के आवास का भी कार्य करता है, यानी कि रहने के लिए आपको बहुत से जीव और बहुत से पौधे समुद्रों के अंदर, नदियों के अंदर होते हैं, झीलों के अंदर होते हैं, तो उनके आवास का कार्य करता है और सभी कोशिकीय कार्यों को संपन्न करवाता है। कोशिकीय कार्य जैसे हमारे शरीर की कोशिका के सभी कार्य कोशिका के अंदर होते हैं, और कोशिका में भी कहाँ? जीव द्रव्य के अंदर होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और साइटोप्लाज्म किसका बना होता है? जल का बना होता है। यानी कि हमारे सारी कोशिकीय कार्य किसके बने होते हैं? कोशिकीय कार्य जल की उपस्थिति में ही सही होते हैं। हमारे शरीर का तापमान जल नियंत्रित करता है, हमारे बहुत से जीवों और पौधों के लिए आवास का कार्य करता है, और कोशिका का निर्माण भी करता है, और कोशिका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब जिस प्रकार से हमने वायु प्रदूषण पढ़ा था, उस प्रकार जल भी प्रदूषित होता है। जब जल में अवांछनीय अतिरिक्त पदार्थ मिल जाते हैं, जब एक्स्ट्रा जो काम के नहीं है वो चीजें जब जल के अंदर मिल जाती है, तो पानी पीने योग्य नहीं रहता, और इसे हम कहते हैं जल प्रदूषण। तो जब पानी पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल्स पानी के अंदर मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उस जल को हम क्या कहते हैं? वो प्रदूषित जल होता है, उस जल को जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं जल प्रदूषण के? तो जलाशयों में, यानी कि जहां से पानी हमारे पीने के लिए आता है वहां उद्योगों का कचरा डाल देना, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डाल देना, जैसे यहाँ से आपको इमेज में दिख रहा है। जलाशयों के नजदीक कपड़े धोना, अगर जहां से हमारे पीने का स्रोत जो जलाशय है वहां उसके नजदीक हम कपड़े धोएंगे तो डिटर्जेंट का केमिकल है वो हमारे पानी में मिल जाएगा, और हमारे पानी में जो है प्रदूषण का कारण बनता है। जलाशयों में अवांछित पदार्थ डाल देना, यानी कि और भी कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स या फिर कोई ना कोई कचरा डाल देना जो हमारे जलाशयों को जो है क्या करता है? प्रदूषित करता है, और हमारे जल को भी प्रदूषित करता है। तीसरा हमारा जो संघटक है वो है मृदा। मृदा क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग मृदा कहते हैं। तो भूमि की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ होते हैं? वो मृदा के अंदर होते हैं, और मृदा जमीन के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। और मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा निर्माण बहुत से कारकों के द्वारा होती है, और मृदा निर्माण का समय कोई 1-2 वर्षों का नहीं है, बहुत सी लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मृदा के निर्माण होने में। तो आपको अगर ये रिलेवेंट लगे कि अगर सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार से मिट्टी बनती है, तो धीरे धीरे समय के अनुसार ये सारे के सारे कारक जो है ये प्रभावकारी होते हैं किसी भी मृदा के निर्माण के लिए। तो मृदा निर्माण के कारक है कौन कौन से? सूर्य, पानी, वायु, जीव जंतु, ये सभी। दिन, सूर्य कैसे? तो दिन के समय सूर्य जब चट्टानों को गर्म करता है तो चट्टानें फैलती है, और रात को जब चट्टानें ठंडी होती है तो चट्टानें सिकुड़ जाती है, और इस फैलने सिकुड़ने से उन चट्टानों में दरार पड़ जाती है,
और फिर बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यानी कि जब गर्मी पड़ेगी तो चट्टानें फैलेगी और ठंड पड़ेगी तो चट्टानें सिकुड़ जाएगी, और इस फैलने सिकुड़ने से चट्टानें टूट जाती है और उनसे क्या बनती है? मिट्टी बनती है। तेज बहता हुआ पानी चट्टानों के टुकड़े कर देता है, उनके अवसाद बना देता है, जिससे मृदा बनती है। ये तो हम लोग जनरली देखते हैं। जब नदियां कहीं से पहाड़ों के ऊपर से आती है तो वो नदियां पहाड़ों को काट के अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है और उनसे मिट्टी बन जाती है। जब तेज हवाएं चलती हैं वो भी चट्टानों को काटती हैं और मृदा बनाने के लिए रेत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को भी ले जाती है और चट्टानों को, बहुत तेज हवाएं जो है चट्टानों को भी काट देती है। और जीवित जीव, लाइकेन और मॉस चट्टानों पर सतह पर उगते हैं। चट्टानों की सतह पर एक जीव उगते हैं जिसका नाम है लाइकेन और मॉस, और उनको चट्टानों को क्या बनते हैं? कमजोर बना देते हैं और महीन कणों में बदल देते हैं, यानी कि मिट्टी में बदल देते हैं। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो सूर्य, पानी, वायु और जीव जंतु, यानी कि कुछ जीव हैं। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो लाखों वर्षों से कार्य करके मृदा का निर्माण करते हैं। अगला है मृदा अपरदन क्या होता है? सॉइल इरोजन क्या होता है? अपरदन का मतलब मृदा का कटाव, यानी कि भूमि की ऊपरी सतह यानी कि मृदा का हटना मृदा का अपरदन कहलाता है। यानी कि मिट्टी के ऊपर की सतह है जिसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों वाली मिट्टी की परत एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मृदा का हटना, और इसी को कहते हैं हम लोग मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल और अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा हटाई जाती है। बहुत से कारक है जो मृदा की ऊपरी सतह को हटा देते हैं। मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो अधिक मात्रा में पशुओं को चराना, पशु चराएंगे तो अधिक मात्रा में पशु को चराना भी जो है मृदा अपरदन का कारण बनता है। तेज हवाओं और पानी की वजह से भी मृदा अपरदन होता है। पेड़ों की कमी के कारण, पेड़ जो है वायु की गति को कम करते हैं, लेकिन जब पेड़ नहीं होंगे तो वायु तेज गति से चलेगी और भी मृदा को उड़ा के ले जाएगी। तो पेड़ों की कमी के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन वो होता है कि मृदा की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है पशु चराना नहीं है, बहुत ही अधिक मात्रा में पशु चराना, और उसके बाद है पेड़ों में कमी, और फिर है तेज हवाएं और पानी या फिर तेज गति से बहता हुआ पानी। ये तीन प्रमुख कारण हैं जो मृदा अपरदन करते हैं। अब पढ़ रहे हम लोग दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी चैप्टर का, जैव रासायनिक चक्रण। चक्रण का मतलब होता है चक्र, यानी कि घूमते रहते हैं, और जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल्स। केमिकल्स क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं वे वायुमंडल से हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर में वापस वायुमंडल में चले जाते हैं, यानी कि एक चक्र के रूप में काम करते हैं। इसी को हम लोग पढ़ते हैं जैव रासायनिक चक्र। जीव मंडल जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतःक्रिया होती रहती है, यानी कि जैव मंडल अजैव घटकों को इनके बीच में जो है अंतःक्रिया निरंतर होती रहती है। और पौधों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोर, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोर, सल्फर आदि तत्वों इनके खनिज की आवश्यकता होती है। इन सभी तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है, और इन सभी तत्वों के खनिजों की भी पौधों को आवश्यकता होती है। और ये खनिज कैसे मिलते हैं पौधों को? जल से, भूमि से, वायु से पौधों में प्रवेश करते हैं और दूसरे स्तरों से होते हुए मुख्य स्रोत में वापस स्थानांतरित होते हैं। यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोर, सल्फर, इन सभी जो है ये सभी पौधे कैसे लेते हैं? ये जल से, वायु से, भूमि से, ये पौधों के अंदर आएंगे, ठीक है। और पौधों से, हम पौधों के जो भी पदार्थ होंगे उनको मनुष्य सेवन करेगा और जीव जंतु खाएंगे तो मनुष्य के अंदर चले जाएंगे और मनुष्यों से वापस वायुमंडल में चले जाएंगे। यानी कि इनका स्थानांतरण इस प्रकार से चलता रहता है, और इसी प्रक्रम को हमको क्या कहते हैं? जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव रासायनिक चक्र में सबसे पहले पढ़ते हैं जलीय चक्र। जल किस प्रकार से प्रवाहित होता है? तो आपको पता ही कि जब गर्मी बढ़ती है तो समुद्रों का पानी वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से जो ये भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल बन के वर्षा होती है और वर्षा जमीन पे गिरती है और जमीन से जो है नदियों से पानी वापस जो है समुद्रों में चला जाता है। यानी कि ये प्रक्रम यही चलता रहता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसे जलीय चक्र कहते हैं। यानी कि जब जल वाष्प बनता है और फिर वर्षा के रूप में हमारी जमीन पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा वापस समुद्रों में पहुंच जाता है
और इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? जलीय चक्र कहते हैं। महासागरों, समुद्रों, झीलों तथा जलाशयों का जल सूर्य की ऊष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है, यानी कि सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो उनका वाष्पीकरण होगा। पौधे मिट्टी से भी पानी को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। पौधों के लिए जब बारिश नहीं हो रही होती तब भी उनको जल की तो आवश्यकता होती है, तो वे जब जल कहाँ से लाते हैं? तो वे जल मिट्टी से जो है ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि मिट्टी से भी जल लेते हैं। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संग्रहण हमें वर्षा प्रदान करता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से भाप बनती है और भाप से वापस पानी बनता है, वर्षा की बूंदें बनती हैं जिसको संघनन कहते हैं। तो वाष्पीकरण और संघनन से हमारे वर्षा होती है। जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है तुरंत ही समुद्र में नहीं जाता, इससे कुछ जमीन के अंदर चला जाता है जो भूजल का भाग बन जाता है, यानी कि पानी के अंदर का कुछ पानी जो है जमीन के अंदर भूजल में चला जाएगा और कुछ जल होगा जो नदियों के रूप में वापस समुद्रों में चला जाएगा। और पौधे भूजल का उपयोग बार बार करते हैं, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो ये आपने समझ गए होंगे जल चक्र किस प्रकार चलता है कि पानी जो है समुद्रों से भाप बन के उठता है, फिर वापस संघनित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, फिर वर्षा के रूप में गिरता है तो सतह के ऊपर गिरता है। सतह का सारा पानी जो है वो समुद्रों में वापस नहीं जाता, नदियों में कुछ पानी जो है वो भूजल के रूप में नीचे चला जाता है और बाकी पानी जो है नदियों के साथ बहता हुआ कहाँ चला जाता है? वापस समुद्रों में चला जाता है। इसी को हम कहते हैं जल चक्र। अगला हमारा चक्र है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन भी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल की नाइट्रोजन सरल अणुओं के रूप में मृदा और पानी में आती है, यानी कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है जो 78% पाई जाती है, ये तो वायुमंडल में, तो फिर पहले कहाँ आएगी? पहले ये मिट्टी में आएगी या फिर अपने जल में आएगी। तो मिट्टी या फिर जल के अंदर पहले ये प्रवेश करेगी नाइट्रोजन। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाता है, फिर ये नाइट्रोजन जो है जटिल अणुओं में बदल जाती है, यानी कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलती है। क्यों बदलती है इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्रोजन नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्यों बदलती है, जटिल यौगिकों में क्यों बनती है, सरल क्यों नहीं रहती, और फिर जीवधारियों से इस सरल अणुओं के रूप में वायुमंडल में वापस चली जाती है। यानी कि पहले नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, फिर पानी और मृदा में आती है, मृदा और पानी से जो है ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में बदलती है। फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नाइट्राइट को वापस नाइट्रोजन में बदलते हैं और फिर ये वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसी चक्र को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस इमेज को हम लोग समझेंगे, पहले हमारे पॉइंट क्लियर हो जाए, उसके बाद इस इमेज को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन काम क्या करता है? तो प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे शरीर के जो डीएनए और आरएनए है और विटामिन, इन सभी को बनाने के लिए, इन सभी के लिए आवश्यक घटक क्या होता है? नाइट्रोजन। यानी कि सभी को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया है कि जो सरल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको जरूरत नहीं होती नाइट्रोजन गैस की, अतः इसका नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना आवश्यक है और इसीलिए इनका क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थिरीकरण, ये लिखा हुआ देखो, स्थिरीकरण, यानी कि सरल नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के यौगिकों में बनना, नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता कौन है? यानी कि नाइट्रोजन अगर मृदा में पहुंच गई है गैस, तो इसको नाइट्रेट में कौन बनाएगा? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन एक इसका नाम याद रखेंगे, राइजोबियम। ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उनकी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इस आपको इमेज आप अच्छे से देखें, ये कोई दाल वाला पौधा है, इसकी जड़ है और इस दाल के अंदर यहाँ पे जो है क्या पाया जाएगा? राइजोबियम पाया जाएगा। और राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन लेगा और इसको नाइट्रेट में चेंज कर देगा, यानी कि पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रेट में कौन बदल देता है? नाइट्रोजन। तो इसके कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों के मूल ग्रंथिका में पाया जाता है और ये विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं। राइजोबियम वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है और इसी प्रक्रम को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला प्रमुख जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि सरल नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्रिक में बदल देता है। एक और भी कारण होता है, सारी नाइट्रोजन पौधों को यहां से नहीं मिलती, कुछ और भी कारण होते हैं।
जब बिजली चमकती है बादलों के अंदर, बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप और दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है। कौन? जब बिजली गिरती है तो वायुमंडल का जो 78% वायुमंडल जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन भी यौगिकों में बदल जाती है। और ये ऑक्साइड, जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बनते हैं बिजली से, ये जल में घुलकर नाइट्रिक्स और नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और जो वर्षा पानी के साथ जमीन पर गिरते हैं। यानी कि वापस जो नाइट्रेट और नाइट्रिक बन गया, ये वापस पानी के साथ क्रिया करते हैं। जो जल होता है वायुमंडल के अंदर, वो जलवाष्प के साथ क्रिया करके बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। यानी कि हमने अभी तो पढ़ा था कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब बारिश के साथ गिरते हैं, उस वर्षा को हम लोग एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये अम्ल जो है कहाँ से आए? तो ये पहले तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में बनेगा बिजली से, और वो ऑक्साइड जो है वापस जल से क्रिया करेंगे तो वो क्या बनेगा? जैसे मान लो NO2 बना N2 से, और NO2 वापस जल से क्रिया करके क्या बना देगा? HNO3। इसको HNO3 किसका फॉर्मूला होता है? ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। यानी कि वापस नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, और इन्हीं नाइट्रिक अम्ल से हम क्या बनते हैं? ये भी पौधों के काम में लिए जाते हैं। पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में किया जाता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से बता देता हूं दोस्तों, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरा कि वायुमंडल की नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पहले किस में बनेगी? नाइट्रेट में बदलेगी। कौन बदलाएगा? एक तो या तो बदलेगी वो तड़ित के द्वारा यानी कि बिजली के द्वारा, या फिर जीवाणुओं के द्वारा। फिर जीवाणुओं के द्वारा बदल के वो मिट्टी में उपस्थित फिर पौधों के द्वारा अवशोषित की जाएगी। भाई नाइट्रेट है वो पहले मिट्टी में जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रेट बना के मिट्टी में जाएगी, और फिर वो किसके द्वारा अवशोषित की जाएगी? पौधों के द्वारा। पौधों से नाइट्रोजन हमारे शरीर में जंतुओं में चली जाएगी, और हम नाइट्रेट को वापस वायुमंडल में कैसे भेजते हैं? तो हम जो उत्सर्जित करते हैं पदार्थ, जैसे यूरिया उत्सर्जित करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग अमोनिया होता है, NH3 होता है। तो नाइट्रोजन वापस हमारे उत्सर्जन के द्वारा कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। तो इसी प्रकार नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। अगला हमारा चक्र है कार्बन चक्र। कार्बन भी हमारे लिए आवश्यक है, और कार्बन का भी चक्र इसी प्रकार चलता है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर ज्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन आपने देखा होगा हीरा, कोयला और अपने कई सारे यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जब आप बड़े होकर क्लास में पढ़ोगे तो अलग से आपको पूरी कार्बनिक रसायन की किताब पढ़नी पड़ती है। यानी कि कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है। यौगिक के रूप में ये वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड के ही रूप में पाया जाता है। अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन पाया जाता है, और खनिजों में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में बहुत जगह पाया जाता है। फिर अपन यूज कैसे करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वायुमंडल की, जब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। फिर ये क्या करेंगे? ये पौधे से कार्बन जो है उपभोक्ता स्तर तक चला जाता है। यानी कि पौधे से किस में चला जाएगा? मनुष्यों तक चला जाएगा, यानी कि जीवों तक चला जाएगा। ये कार्बन का स्थानांतर होगा। इसका कुछ भाग शोषण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जब हम पौधों में जो है, पौधों से कार्बन जब मनुष्यों में या फिर कुछ और जंतुओं के अंदर स्थानांतरित होता है, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का पहले ही वायुमंडल में वापस चली जाती है। कैसे? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी तो है। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के समय छोड़ देते हैं, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जीवों में चली जाती है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को हम भी सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद वातावरण में वापस चली जाती है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे शरीर में कार्बन बच जाता है, तो मृत शरीर के अपघटन से कार्बन पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। जब शरीर मृत हो जाता है जीवों का, तो उसके अंदर कार्बन ही कार्बन होता है, और वो वापस अपघटित होकर वापस कहाँ चला जाता है? वापस वायुमंडल में कार्बन हो जाता है। इसी प्रकार कार्बन का चक्र चलता रहता है। अगला हमारा पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं वह तो अपने वायुमंडल में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सभी कैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी से परावर्तित होने वाली सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आप इस इमेज से समझो ताकि आपको अच्छे से एकदम क्लियर होगा।
हमारे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी किसका काम करते हैं? ये सभी काम करते हैं ग्रीन हाउस गैसों का। यानी कि जब सूर्य का तापमान हमारे पृथ्वी पर पड़ेगा तो प्रकाश का एक रूल होता है परावर्तन, यानी कि प्रकाश किसी सतह से टकरा के वापस उसी वातावरण में लौट जाएगा, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन होकर जब प्रकाश लौट रहा होता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कण से टकराएगा तो वापस बाहर नहीं जा पाएगा वायुमंडल से, वायुमंडल के अंदर वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा। ऐसे बहुत सी गैसों से प्रकाश टकरा के वापस अपनी पृथ्वी पे आ जाएगा और इसीलिए हमारी पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ने लगती है। यानी कि परावर्तित प्रकाश वापस हमारी वायुमंडल से बाहर जा ही नहीं पाता, क्योंकि वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनसे टकरा के वापस आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इन ग्रीन हाउस गैसों से टकरा के सूर्य का प्रकाश वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और इससे क्या बढ़ती है? गर्मी बढ़ती है। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गई तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ जाएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा यानी कि ऊष्मा जो है पृथ्वी के ऊपर जो है सतह के ऊपर गर्मी बढ़ जाएगी, तो वैश्विक उष्मीकरण होगा। और जब गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियरों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, बहुत कई वर्षों से जो बर्फों के पहाड़ बने हुए हैं, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे और बाहर आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी कि चोटियों पर जमी बर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्ष भर पिघलती रहेगी और पृथ्वी का औसत तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण के अंदर ज्यादा हो गई तो। एक कारण आपको बताता हूं दोस्तों, आपको इंटरेस्टिंग था। आपको पता है कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सोलर सिस्टम में सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह तो बुध है। सोलर सिस्टम में सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। लेकिन हम एक बात याद रखते हैं कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब जो सूर्य के नजदीक है तो इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, वो ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? तो ये कारण यही कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है उसके वायुमंडल में 90 से 95% तक क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इसी कारण जब सूर्य का प्रकाश शुक्र ग्रह पे पड़ता है, जब वापस परावर्तित होकर लौटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से टकराता है, फिर वापस आता है, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड से टकराता है, फिर वापस शुक्र पे आ जाता है। यानी कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से शुक्र ग्रह पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन का चक्र क्या होता है? तो जिस प्रकार कार्बन का, नाइट्रोजन का, जल का चक्र चलता है, उसी प्रकार का ऑक्सीजन का भी चक्र चलता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है, हम पौधे सांस लेते हैं, या फिर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% अवेलेबल है। ऑक्सीजन पानी में घुले हुए रूपों में जलाशयों में उपस्थित रहती है और जलीय जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में तो है ही है, उसके साथ पानी में भी है। पानी में कैसे है? तो पानी का फॉर्मूला आपको पता है, H2O होता है। यानी कि पानी में H2 यानी कि घुली हुई अवस्था में ऑक्सीजन होती है और इसी ऑक्सीजन का प्रयोग जलीय जीव जंतु है वो सांस लेने में करते हैं। वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है। जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है इसका काम कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो श्वसन के लिए होता है, जब सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। एक किसी चीज के दहन के लिए, दहन का मतलब है किसी चीज का जलाने के लिए, तो जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण करने के लिए, यानी कि पौधों को नाइट्रोजन भी तो चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन तो N2 तो किसी काम की नहीं है हमारे, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन बनाना पड़ता है, NO2 हमारे काम की है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के लिए श्वसन के लिए अनिवार्य है और प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ओजोन परत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ओजोन परत। हमारी पृथ्वी में हमने पढ़ा कि सौभमंडल के बाद वायुमंडल में पढ़ा था ना कि सौभमंडल होता है सबसे नीचे की परत, उसके ऊपर जाएंगे तो आएगा समताप मंडल के बाद आएगा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आएगा और फिर बहिर्मंडल और उसके बाद स्पेस आ जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष आ जाएगा। ये हमने अभी देखा। तो जो समताप मंडल है, समताप मंडल पर ऑक्सीजन यानी O3 पाई जाती है, ऑक्सीजन का ही अपर रूप है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन ओजोन का फॉर्मूला होता है O3।
ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और हमारे वायुमंडल से कितनी ऊंची है, 16 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। और काम क्या करती है ओजोन, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आप यहाँ से इमेज से देखो कि जो सूर्य से किरणें आ रही है वो कितनी प्रभावकारी, कितनी मोटी है, और जब यहाँ ओजोन परत से निकल रही है, ये ओजोन परत है, जब इसे निकल रही है तो कितनी बहुत ही कम प्रभावकारी हो जाती है, यानी कि हानिकारक प्रभावकारी किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेती है हमारी ओजोन परत। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है, यानी कि एक सुरक्षा आवरण का काम करती है, यानी कि इसके ऊपर से जो है किसी प्रकार की हानिकारक किरण को नहीं पहुंचने देती। ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत का इंपॉर्टेंस हमने समझ लिया कि समताप मंडल के अंदर 16 से 80 किलोमीटर तक पाई जाने वाली एक लेयर है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही अपर रूप होता है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, और ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है। लेकिन क्या है, 1985 या 1985 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के पास देखा कि ओजोन में एक छिद्र हो गया, यानी ओजोन इतना मोटा है, ओजोन की मोटाई जो है वो कम हो गई, इस प्रकार हो गई। इस छिद्र को क्या है, छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है, तो हम जो रेफ्रिजरेटर और एसी उपयोग में लेते हैं उसमें जो गैस डाली जाती है उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एसी के अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली जाती है ये हमारी ओजोन परत की मोटाई कम होने के कारण या ओजोन में छेद होने का कारण, सबसे प्रमुख कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे है, तो इसी को वापस आप इमेज से ही समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या फॉर्मूला होता है कि 2 क्लोरीन होता है, 1 कार्बन होता है, 1 फ्लोरीन होता है, इसलिए नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरीन क्या करता है, यहां से आप देखो कि क्लोरीन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये क्लोरीन किससे क्रिया करता है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु तो O, तो ओजोन के एक O से क्रिया करके क्या बन जाएगा, ClO बन जाएगा, यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देगा, यानी कि ओजोन को तोड़ देगा और ओजोन के एक ऑक्सीजन को जो है ये क्लोरीन अपने पास रख लेगा, खा जाएगा, और ऐसे करके इतनी सारी गैस जब रिलीज हो जाएगी वायुमंडल में तो बहुत सारे क्लोरीन जाएंगे और बहुत सारे ओजोन को जो है ओजोन को तोड़ देंगे, और इसी से क्या हो जाएगा, ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो जाने लगे, ओजोन परत की मोटाई कम होने लग जाएगी। सुपरसोनिक विमानों के ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ व नाभिकीय विस्फोट में भी ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। जब किसी प्रकार का नाभिकीय विस्फोट किया जाता है, यानी कि परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है, तब भी जो रेडिएशन निकलती है वो ओजोन परत की मोटाई को कम करती है। और जब कोई जेट इंजन होता है, सुपरसोनिक विमान होता है, यानी कि जो हवा की स्पीड से जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक विमान। जो इतनी तेज विमान भागते हैं उनके अंदर जो इंजन दहन होता है, उनके अंदर जो फ्यूल होता है, उनके फ्यूल के दहन से भी जो है ओजोन परत की हानि होती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में ओजोन परत को बचाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।